हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन को लेके डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली रेडॉक्स टाइट्रेशन का ही एक पार्ट है। कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स को यूज करके रेडॉक्स टाइट्रेशन को परफॉर्म किया जाता है। इंपॉर्टेंट रेडॉक्स टाइट्रेशंस में सबसे पहले जो आता है दैट इज बेसिकली यूजिंग एसिडिफाइड KMnO4 solution। सेकंड जो आता है दैट इज यूजिंग एसिडिफाइड K2Cr2O7 solution। इसके अलावा आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन ये भी रेडॉक्स टाइट्रेशन का ही पार्ट है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास अननोन स्ट्रेंथ का कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और अगर हमें उसका स्ट्रेंथ के बारे में पता करना है तो हम लोग एक इनडायरेक्ट मेथड से ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस का स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं। यह हमें याद रखना होगा कि आयोडोमेट्री एक इनडायरेक्ट मेथड है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर अननोन कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका स्ट्रेंथ हमें नहीं पता, एक्सेस KI सॉल्यूशन के साथ उसको रिएक्ट कराते हैं और जो आयोडीन लिबरेट होगा उसको हम लोग एक स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं। सो बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो सकता है। यहां पर कुछ एग्जांपल्स भी दिया गया है, जैसे कि फेरिक आयन या अगर कोई ऐसा सॉल्ट है जिसमें आयरन +3 के फॉर्म में है तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो KI सॉल्यूशन अगर हम लोग लेंगे उसमें आयोडीन I- यानी कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो Fe3+ I- को ऑक्सीडाइज कर सकता है क्योंकि यहां पर I2 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज बेसिकली 0 एंड Fe+3 it will be converted to Fe2+। सो बेसिकली जो लिबरेटेड आयोडीन होगा इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके एक्चुअल जो Fe3+ का क्वांटिटी कितना है या इसका स्ट्रेंथ क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स यहां पर दिया गया है। सो नाउ हम लोग एक न्यूमेरिकल के थ्रू आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन का एप्लीकेशन को समझेंगे। एन एग्जांपल, when 100 ml of an aqueous solution of H2O2 is titrated with an excess KI solution in dilute H2SO4 medium, the liberated I2 required 50 ml of 0.1 molar Na2H2O3 solution for complete reaction. Calculate the normality and volume strength of the H2O2 solution। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रेडॉक्स टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फंडामेंटल लॉ हम लोग यूज करते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ये हमें पता होना चाहिए। तो इन दिस रिएक्शन हमारे पास 100 ml H2O2 सॉल्यूशन है। तो जब एक्सेस KI सॉल्यूशन के साथ इसका रिएक्ट कराया गया इन एसिडिक मीडियम H2SO4 मीडियम में, तो आयोडीन लिबरेट हुआ एंड ये जो आयोडीन लिबरेट हुआ इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि 50 ml 0.1 मोलर Na2H2O3 सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। मतलब जो यहां पर आयोडीन जो लिबरेट हुआ है उसके साथ एग्जैक्टली इतना अमाउंट ऑफ हाइपो का सॉल्यूशन चाहिए रिएक्ट करने के लिए। सो बेसिकली I2 के साथ सोडियम थायोसल्फेट का जो रिएक्शन है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। मोर ओवर
H2O2 के साथ Ki का जो रिएक्शन होगा ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ फंडामेंटल रिलेशन मैं यहाँ पर फिर से बताना चाहूंगा। सो बेसिकली कोई भी अगर रेडॉक्स टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, जैसे कि ये क्वेश्चन, इसमें कुछ फंडामेंटल रिलेशंस हमें याद रखना है, जैसे कि वॉल्यूम इन ml into normality equal to number of milli equivalents of the solute. Now, this is the first important relation we always remember. The second thing, normality equal to n factor into molarity. This is the second important relation. And the most important thing, जब भी कोई भी रिएक्शन होगा, चाहे वो रिडक्स रिएक्शन ही क्यों ना हो, देखा गया है कि उसमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, यहाँ पर I2 और सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रहा है। सो वी कैन प्रेडिक्ट दैट इन दोनों का जो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स होगा दैट विल बी सेम। तो मिली इक्विवेलेंट्स को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 0.1 मोलर है इसको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम लोग इस रेडॉक्स रिएक्शन को देखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली I2 के साथ जो सोडियम थायोसल्फेट का जो रिएक्शन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो लास्ट स्टेप में जरूर इन दोनों के बीच में, आयोडीन एंड सोडियम थायोसल्फेट के बीच में रिएक्शन होगा। तो इस रिएक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए। सो बेसिकली जब इन दोनों में रिएक्शन होगा तो NaI एंड सोडियम टेट्राथायोनेट बनेगा। नाउ व्हाई दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस रिएक्शन में हमें यह पता चल रहा है कि सोडियम थायोसल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज +2, सोडियम टेट्राथायोनेट इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2.5। अगर हम लोग n फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली सोडियम थायोसल्फेट का n फैक्टर हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर आयोडीन में I2 में अगर हम लोग देखेंगे I का ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 0 और यहाँ पर -1, सो दिस इज ऑल्सो एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो बेसिकली n फैक्टर अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर सोडियम थायोसल्फेट का, तो एक थायोसल्फेट का अगर मॉलिक्यूल को हम लोग लेंगे तो यहाँ पर 2 सल्फर एटम्स है। फॉर 1 सल्फर एटम ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज हो रहा है 0.5 यूनिट। So basically for 2 sulfur atoms the increase will be 1. So n factor of Na2S2O3 in this reaction that is equal to 1. So basically why n factor ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर हम लोग 0.1 मोलर है, तो अगर इसको नॉर्मलिटी को निकालेंगे तो नॉर्मलिटी विल ऑल्सो बी 0.1 नॉर्मल, क्योंकि एन फैक्टर दैट इज 1। सो नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को अप्लाई करना है। सो बेसिकली लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को अप्लाई करने के लिए, so basically according to the law of chemical equivalence, number of milli equivalents of H2O2 that will be equal to the number of milli equivalents of I2 and that will be the number of milli equivalents of Na2S2O3, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस
देखा गया है कि जब भी कोई कॉम्प्लीट रिएक्शन होगा, दोनों रिएजेंट्स का नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स या इक्विवेलेंट्स क्या होगा, सेम होगा। सो बेसिकली यहां पर I2 एंड सोडियम थायोसल्फेट, इन दोनों का मिली इक्विवेलेंट सेम होगा। एंड I2 ये वन ऑफ द प्रोडक्ट्स है जब H2O2 और KI के बीच में रिएक्शन होता है। सो H2O2 का भी जो मिली इक्विवेलेंट्स है वो I2 का मिली इक्विवेलेंट का बराबर होना चाहिए। नाउ व्हाई वी आर कंसीडरिंग इन मिली इक्विवेलेंट्स, बिकॉज यहाँ पर जो वॉल्यूम है दैट इज ml में है। अगर ये लीटर में होता, वॉल्यूम अगर लीटर में होता तो बेसिकली वो डायरेक्टली इक्विवेलेंट्स में ही हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। सो हियर मिली इक्विवेलेंट दैट विल बी 50 into 0.1 normal, so that is 5. So the milli equivalent of H2O2 that will be also 5. Now the important relation, this important relation, तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स H2O2 का 5 आ गया। अब हमें ये जो रिलेशन है पहला वाला, वॉल्यूम इनटू नॉर्मलिटी, वॉल्यूम इन ml इनटू नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, इसमें हमें इस डाटा को पुट करना है। सो in case of H2O2 solution, volume is 100 ml and suppose इसका normality हमें चाहिए, but the number of milli equivalent that is 5. So यहाँ पर normality जो आ रहा है that is 0.05 normal. So normality जो आ रहा है that is 0.05 normal. Next जो है so normality basically 0.05 normal. Now next जो पॉइंट है दैट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बारे में अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक सिंपल सा रिलेशन में बता रहा हूं कि नॉर्मलिटी दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बाई 5.6। वॉल्यूम स्ट्रेंथ के ऊपर अलग से बताया गया है क्लास में। सो ये रिलेशन अगर हमारे पास है तो हम लोग इस रिलेशन को अप्लाई करके वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आएगा सो दैट विल बी 5.6, यानी कि ये 0.28 वॉल्यूम। So in this reaction, H2O2 का जो नॉर्मलिटी है that is 0.05 normal and volume strength that is 0.28.